स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ना पैराथायरॉयड का बता देती हूँ ये पिक्चर से कि आपको थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 जो है ना पैराथायरॉयड ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। दिस एक्चुअली द 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, इसमें से अगर एक इन्वॉल्व होगा तो पैराथायरॉयड एडिनोमा होगा। फिर ये बोन्स के अंदर सिस्ट बने होते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्राउन ट्यूमर, जो कि ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो प्राइमरी हाइपरपायराथायरॉयडिज्म होता है उसमें हमें नज़र आता है, जब कैल्शियम की जो बहुत ज़्यादा बोन में से निकल जाता है ना, रिजॉर्प्शन होती है तो उसकी वजह से, ठीक है। उसकी वजह ये कौन सा साइन होगा जिसमें हम ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं पेशेंट का काफ़ी से, तो इसे स्पैज़म स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रोजिया साइन, ठीक है। मैं आप करके देखें अगर किसी का, तो टेटनी, इसका मतलब पेशेंट को टेटनी है। इस तरह ये हमारा पोस्ट-एक्ट साइन है, इसमें हम फेशियल नर्व को टैप करते हैं और पेशेंट की ऐसे ट्विचिंग होती है, स्पैज़म स्टार्ट हो जाते हैं फेशियल मसल्स के। दिस एक्चुअली शोज़ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या टेटनी ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम। उसके अलावा ये क्या है, दिस इज एक्चुअली सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज तो हो रहा होता है लेकिन रेजिस्टेंस होती है एंड ऑर्गन पे, और इसलिए इट इज़ एक्चुअली द ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म। अगर इसकी हो तो उसमें शॉर्ट स्ट्रेटेड होता है, और जो 4th एंड 5th डिजिट्स होती हैं, जैसे आपको छोटी उंगली और ये जो आपको नज़र आ रही है लिटिल फिंगर और थंब, ये दोनों बहुत छोटे हैं, शॉर्ट 4th एंड 5th डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम निकल स्टार्ट करते हैं। जब हमने पढ़ा था पीछे एक्चुअली पेंक्रियाज पढ़ा था लिवर वाले चैप्टर में, वो एक्सोक्राइन पेंक्रियाज था, जिसमें भी डिस्कस्ड अबाउट कि वो कैसे एक्यूट पेंक्रेटाइटिस करवा रहा था और एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है जो एंडोक्राइन पेंक्रियाज होता है। एंडोक्राइन पेंक्रियाज में हम जो डिस्कस करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। ये हमारे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं पेंक्रियाज के अंदर, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। अब जो सिंगल आइलैंड होता है ना, सिंगल आइलेट होता है, उसके अंदर मल्टीपल सेल टाइप्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और आपको पता भी होगा इसमें अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, ये होते हैं सोमेटोस्टेटिन सेल्स होते हैं, ये जो सिग्मा सेल्स हैं, और एफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है सारे सेल्स होते हैं 4 तरह के। और जो इंसुलिन होती है वो कौन से सेल्स रिलीज़ करते हैं, बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज़ करते हैं, सिग्मा सेल्स सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ करते हैं, और एफ सेल्स पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज़ करते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो बीटा सेल्स होते हैं वो 65% होते हैं, इंसुलिन रिलीज़ कर रहे होते हैं, अल्फा सेल्स 20% होते हैं, और सबसे कम जो है एफ सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इंसुलिन क्या करती है, ये हमारी ब्लड के ग्लूकोज को कम करती है, और अल्फा सेल्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड को ग्लूकोज को ज़्यादा कर रहे होते हैं। ग्लूकागॉन इज़ इन्वर्सली टू द इन्वर्स फंक्शन होता है उसका इंसुलिन से। और सोमेटोस्टेटिन क्या करते हैं, ये दोनों को इनहिबिट कर देता है, तुम लोग दोनों ही बंद हो जाओ, ठीक है। बहुत तंग कर रहे हो, एक दूसरे से लड़ रहे हो तो बंद हो जाओ। उसके बाद एफ सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज़ करते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो वी आर कंसर्नड हेयर विद द एंडोक्राइन पैंक्रियाज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इंसुलिन का फंक्शन, ठीक है। जिसकी वजह से डायबिटीज़ होगी, इंसुलिन की डिफिशिएंसी होगी किसी भी तरीके से, जिसमें इंसुलिन का काम नहीं हो रहा होगा, एंड अल्टीमेटली विल लीड टू डायबिटीज़, ठीक है। तो कौन कौन से सेल्स हो गए हमारे पैंक्रियाज के अंदर, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड सिग्मा सेल्स। अल्फा सेल्स प्रोड्यूसिंग द glucagon, insulin is secreted by the beta cells and somatostatin by the sigma cells। बुक से देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें मल्टीपल सेल टाइप्स होते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बीटा सेल्स, इंसुलिन विच लाई इन द सेंटर ऑफ आइलेट्स। मेजर एनाबॉलिक हार्मोन होता है इंसुलिन, आप रेगुलेट करता है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ऑन द स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यूज। ग्लूकोज अपटेक बाय द ब्लड फॉर डिक्रीज द सीरम ग्लूकोज। सिंपल सी बात होती है कि ये हमारे फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स हैं, दीज आर द स्केलेटल मसल्स, ठीक है, और ये हमारे एडिपोज टिश्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके ऊपर होते हैं GLUT4 रिसेप्टर्स, GLUT4 रिसेप्टर्स। इंसुलिन क्या करती है कि जब इन रिसेप्टर्स के ऊपर आके बाइंड करेगी GLUT4 रिसेप्टर्स की, तो उससे ग्लूकोज को अंदर ले आएगी, ठीक है, हमारे स्केलेटल मसल्स में, हमारे एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगी, जब ग्लूकोज इन सेल्स के अंदर आएगी स्केलेटल मसल में, एडिपोज टिश्यूज़ में, तो जब इन टिश्यूज़ में ग्लूकोज आएगी तो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगी, ग्लाइकोजन में, ठीक है, या प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करेगी, जैसे स्केलेटल मसल प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं। अगर एडिपोज टिश्यूज़ में जाएगी तो वहाँ पे जो है हमारी फ़ैट की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो एज अ होल अगर हमारी फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स में जा रही है तो वहाँ पे हमारी स्केलेटल प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएगी, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू प्रोटीन्स, ठीक है। एडिपोज में ग्लूकोज जो है वो
फैट्स की सिंथेसिस में टेक पार्ट करेगी, ठीक है। और अगर हमारे लिवर में ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्टोर फॉर्म में। ये वैसे ग्लाइकोजन जो है वो स्केलेटल मसल में भी स्टोर होता है, ठीक है। तो एज अ होल ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, फैट की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, इंसुलिन की वजह से। अब ग्लूकागॉन क्या कर रहा होता है, अल्फा सेल से रिलीज़ हो रहा होता है, आके लड़ेगा इंसुलिन से कि तुम इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज को कम कर रही हो तो मैं ज़्यादा करता हूँ। अब बंदा फॉर एग्जांपल उसने रोज़ा रख लिया, फास्टिंग कर रहा है, तो फिर ग्लाइकोजन जो होता है, सॉरी ग्लूकागॉन जो होता है उसका काम होता है, उसने ब्लड के ग्लूकोज को ज़्यादा करना होता है। किस तरह से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और लाइपोलाइसिस। वो जिसने इंसुलिन ने फैट स्टोर की हुई थी ना, ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ था ग्लूकोज को कन्वर्ट करके, अब इसने क्या करना है, उनको वापस तोड़ना है ग्लूकोज में, वो ब्लड का ग्लूकोज ज़्यादा कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होगा कि इंसुलिन होगी नहीं, इंसुलिन डेफिशिएंसी है, ठीक है, इंसुलिन है ही नहीं है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो बीटा सेल्स रिलीज़ कर रहे थे, इंसुलिन है ही नहीं है, रिलीज़ ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ग्लूकोज का कंट्रोल करने का ब्लड का होगा ही नहीं। ग्लूकोज को जो स्केलेटल मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज़ में, लिवर में लेके जाना था, इंसुलिन ने अब नहीं लेके जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बाय द ऑफ द बीटा सेल्स बाय टीज लिम्फोसाइट्स। जो हमारे बीटा सेल्स थे जो हमने देखे थे, उनको टी सेल्स जाके अटैक करेंगे। जब वो अटैक करेंगे टी सेल्स, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बी सेल्स टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अब वो कैसे रिलीज़ करेंगे इंसुलिन, तो ये कल्प्रिट होता है, ऑटो इम्यूनिटी डिस्ट्रक्शन होती है बीटा सेल्स की टी लिम्फोसाइट्स में, टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आइलेट्स की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये किसके साथ एसोसिएट होता है, DR3 और DR4 के साथ। ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इंसुलिन जो है वो हमें नज़र आती हैं, साइन ऑफ डैमेज, ठीक है। हम पेशेंट के अंदर देखते हैं तो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं इंसुलिन के खिलाफ, एंड मे बी सीन ईयर्स बिफोर क्लिनिकल डिजीज़ डेवलप्स, के ज़रूरी नहीं है कि किसी पेशेंट के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं इंसुलिन के अगेंस्ट और उसी वक्त उसे डायबिटीज़ मिलाइटिस हो, ऐसे नहीं होता कि बहुत देर बाद जाके कोई, मतलब इतने ज़्यादा बीटा सेल्स हैं तो हर सारा, मतलब थोड़े से अगर बीटा सेल्स डैमेज हो रहे हैं ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, तो बाकी तो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो ऐसा जो उस तरह से क्लिनिकल सिम्टम्स इतनी जल्दी नहीं आते, जब सारा पेंक्रियाज के बीटा सेल्स टूट जाते हैं ना, फिर जाके से क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, और फिर ठीक है। मैनिफेस्ट इन द चाइल्डहुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ये बचपन में होती है। क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इंसुलिन डेफिशिएंसी के, क्या होंगे, हाई सीरम ग्लूकोज होगा, क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, जिसकी वजह से जो फैट सेल्स होंगे वो भी ग्लूकोज नहीं लेंगे, जो स्केलेटल मसल्स होंगे वो भी ग्लूकोज नहीं ले रहे होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। वेट लॉस हो जाएगा, लो मसल मास होगा, वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है टाइप 1 डायबिटीज़ के जो होते हैं लोग, उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उनकी जो ग्लूकोज उनकी ब्लड में नहीं होता ना, तो फिर उनकी जो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होती है वो भी नहीं होती, उनकी बाकी चीज़ें यूज़ होना शुरू हो जाती हैं, प्रोटीन्स, उनके फैट्स, ताकि किसी तरह जो है हम क्या करें कि हमारे सेल्स जो उनको एनर्जी मिले, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है जिसने हमारे सेल्स को ग्लूकोज खिलाना था, उन भूखे सेल्स को खाना देना था। इंसुलिन हमारे सेल्स को खाना दे रही होती है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। तो जब इंसुलिन ही नहीं है, हमारे सेल्स जो है वो कहेंगे हमें भूख लगी हुई है, कुछ दो खाने के लिए, ग्लूकोज दो हमें, तो नहीं होगा ना, तो फिर उनकी बाकी चीज़ें टूटना शुरू हो जाएंगी, उनका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, सेल्स क्योंकि भूखे थे, ठीक है। वेट लॉस, लो मसल मास, क्योंकि प्रोटीन्स नहीं बन रही, ग्लूकोज ही नहीं जा रहा अंदर, कैसे बने, पॉलीफेजिया, बहुत भूखे होंगे सेल्स, ठीक है। तो पेशेंट बहुत खाएगा, उसको बहुत भूख लगेगी, अनअपोज्ड ग्लूकागॉन, अब खाएगा तो वो, लेकिन खाने का कोई फ़ायदा है क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है, ठीक है। अनअपोज्ड ग्लूकागॉन लीड्स टू ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, ठीक है, ये जीनोलाइसिस है, एंड लिपोलाइसिस विच फर्दर एग्जारबेट इंक्रीज द हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अब मेरे से बहुत वर्ड नहीं बोले जाते, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकागॉन जो है ये क्या करेगा, अब इंसुलिन तो नहीं है, अब वो ग्लूकागॉन खुश हो जाएगा कि मुझसे लड़ने वाला कोई भी नहीं है, मैं अपना काम ज़्यादा करता हूँ, ठीक है।
तो क्या करेगा, ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फैट्स को तोड़ना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से फर्दर एक तो इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज ज़्यादा हुआ है, दूसरा एक ग्लूकागोन ने अपना काम ज़्यादा कर दिया, तो पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा ब्लड में। पेशेंट को क्या होगा, पोलीयूरिया हो जाएगा, पोलीडिप्सिया हो जाएगा, ग्लाइकोज यूरिया होगा। ठीक है, पोलीयूरिया क्यों होगा, उसके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है। ठीक है, ऑस्मोटिक मतलब वो जो होता है, क्या कहते हैं उसको, कि स्लूट ज़्यादा है, तो जहाँ पे स्लूट ज़्यादा होते हैं पानी वहाँ मूव करता है, तो इस तरह से पोलीयूरिया, पानी निकल गया, पोलीडिप्सिया बहुत प्यास लगेगी, ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज आ रहा होगा। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया एक्सीड्स रीनल एबिलिटी टू रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज, एक्सेस फिल्टर्ड ग्लूकोज लीड्स टू ऑस्मोटिक डायरेसिस। ठीक है, मतलब ये कि ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब किडनी जो है वो क्या करेगी, यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज़ करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे वाटर भी उसके पीछे मूव करेगा, जहाँ पे ग्लूकोज पीछे वाटर, यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा है तो वाटर भी पीछे जाएगा, तो बंदे का पानी निकल जाएगा बॉडी से यूरिन के थ्रू, उसको बहुत वॉशरूम आएगा, उसको बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। ठीक है, बार बार वॉशरूम जाएगा। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स लाइफ लॉन्ग इंसुलिन। ठीक है, फिर इन लोगों को इंसुलिन लगवानी पड़ती है। अब क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। सिंपल सी बात है कि अब हमारी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो हमारे जो होंगे ना, हमारे जो होंगे फैट सेल्स, ठीक है, फैट्स होंगे ना, उनको तोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, फैट्स को जब तोड़ेंगे उसमें से क्या निकलेगा, फ्री फैटी एसिड्स निकलेंगे, वो हमारी कीटोन बॉडीज़ बनाएंगी। ठीक है, ये हमारी कीटोन्स होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्लूकोज हमारे ब्रेन को चाहिए था। ठीक है, और डिफरेंट सेल्स बॉडी को चाहिए, कीटोन बॉडीज़ अब एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, अब एनर्जी तो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन बॉडी में कीटोएसिडोसिस हो जाएगी, कीटोन्स का लेवल ज़्यादा है, तो पेशेंट के अंदर सीरम कीटोन ज़्यादा हो जाएंगी। ऑफन अराइजेज स्ट्रेस, जब स्ट्रेस आएगा एपिनेफ्रीन जो है वो स्टिमुलेट करेगी ग्लूकागोन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइपोलाइसिस हो, फैट्स टूटें, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब लाइपोलाइसिस ज़्यादा होगी, फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होंगी, लिवर फ्री फैटी एसिड को कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड एसिडिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हमें नज़र आएगा पेशेंट की, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, एसिड्स है ना, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और हमारी किडनी में से जब भी पोटेशियम जो है वो अगर बॉडी में रिटेन हो रहा है, तो उसके रिज़ल्ट में मतलब पोटेशियम अगर हमारा आउट निकल रहा है बाहर की तरफ, तो हाइड्रोजन इन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन इन पोटेशियम आउट, हाइड्रोजन इन पोटेशियम आउट, हाइड्रोजन इन होगा तो हाइड्रोजन आइन तो एसिडोसिस होगी, पोटेशियम आउट है। ठीक है, पोटेशियम जो है वो हाइपरक्लेमिया, ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर हाइपरक्लेमिया होगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस इस वजह से। ठीक है, उसकी वजह से जब सेल्स के अंदर पोटेशियम नहीं होगा, ब्लड के अंदर होगा, तो पेशेंट को रेस्पिरेशन, कॉस्मॉल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी, सांस नहीं उसे ली जाएगी, डिहाइड्रेशन होगी, नोजिया वॉमिटिंग होगी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल स्टेटस चेंजेस होंगी, फ्रूटी स्मेल होगी ब्रेथ में। क्यों, क्योंकि एसीटोन की वजह से। ठीक है, एसीटोन जो होता है वो ब्रेथ में आके फ्रूटी स्मेल देता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट इसका क्या होगा कि हम फ्लूइड्स के करेक्शन करेंगे, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे जो कि पोलीयूरिया की वजह से हो रहा है, इंसुलिन देंगे पेशेंट को ताकि उसकी ग्लूकोज सेल्स यूटिलाइज करें रादर दैन प्रोड्यूसिंग द कीटोन्स। ठीक है, क्योंकि जो कि कीटोन्स के कर रहे थे कि हमारी जो है वो क्या कर रहे थे कि हमारी मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा रहे थे, और उसके रिज़ल्ट में क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन जब बॉडी में ज़्यादा था तो पोटेशियम जो है वो ब्लड में आ रहा था। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके बैलेंस को मेंटेन करेंगे, पोटेशियम को। ठीक हो गया। फिर होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन बन रही होती है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस होती है ऑर्गन लेवल पे, एंड ऑर्गन इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे हमने देखा था सूडो हाइपोपैराथायरिज्म के पैराथायरॉइड हार्मोन था लेकिन एंड ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम थी, रेजिस्टेंस थी। ठीक है, और इसमें भी यही होगा कि एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन का जो रिसेप्टर होगा जहाँ पर उसने जाके काम करना होगा वो रिसेप्टर खराब होगा, लीड्स टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें भी हाइपरग्लाइसीमिया होगी क्योंकि इंसुलिन का काम नहीं होगा।
अब ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ होती है। पूछा जाए कौन सी टाइप ज़्यादा डायबिटीज़ आजकल पता है मोटे लोगों में हो जाती है, ओबेसिटी की वजह से, ये वो वाली ये डायबिटीज़ है जो मोस्टली होती है। इंक्रीज इंसिडेंस इज राइजिंग, और किस में होगी, मिडल एज्ड लोगों में होगी, ओबीज एडल्ट्स में होगी। टाइप 1 किस में थी, बच्चों में थी, ठीक है। ऑटोसोमल कह रही हूँ, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रही थी। यहाँ पे क्या है, ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनकी जो है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एग्जिस्ट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ में पूछते हैं कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन किस में होती है, तो बताना टाइप 2 डायबिटीज़ में होती है, ठीक है। और अलॉन्ग विद वो ओबीज होंगे तो फिर इंसुलिन लेवल्स आर इंक्रीज्ड अर्ली इन द डिजीज़, ठीक है, बट लेटर। शुरू में क्या होता है, इंसुलिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन देखिए ना रेजिस्टेंस है ना इंसुलिन की, इंसुलिन प्रोड्यूस तो नॉर्मल हो रहा है लेकिन वो इंक्रीज़ होगा क्योंकि वो देख रहा होगा कि ग्लूकोज अभी भी ब्लड में ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा रिलीज़ हूँ। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं वो थक जाते हैं इंसुलिन रिलीज़ कर करके, जिसकी वजह से एंड पे क्या होता है, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। हिस्टोलॉजी में हमें क्या मिलता है, एमालॉइड डिपोजिशन मिलती है आइलेट्स में। एमालॉइड डिपोजिशन इस चैप्टर में आपने और किस में पढ़ा था, मेडुलरी कार्सिनोमा में देखा था ना, एमालॉइड स्ट्रोमा था, ठीक है। तो आइलेट्स में क्या होगा, एमालॉइड डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक हो गया, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका काम ख़त्म हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स उसी तरह होंगे, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया, लेकिन ज़्यादातर ये डिजीज़ साइलेंट होती है, ठीक है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे कि हमें ग्लूकोज के जो नॉर्मल लेवल्स होंगे वो नहीं मिलेंगे, नॉर्मल 70 to 100 होते हैं, 120 होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपके जो है वो यूक्यू में भी आता है कि व्हाट आर द लैब डायग्नोसिस, ठीक है। तो आपने बताना होता है कि रैंडम ग्लूकोज, हम किसी भी वक्त पेशेंट के सीरम का ग्लूकोज लेवल चेक करें तो वो 200 मिलीग्राम्स डेसीलीटर पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा हो या 200 से ज़्यादा हो, डायबिटीज़ होती है उसका मतलब। फास्टिंग ग्लूकोज, अगर हम फास्टिंग में, मतलब रैंडम तो था ना किसी भी वक्त हमने कर लिया, फिर होता है फास्टिंग। फास्टिंग मतलब उसने रोज़ा रखा हुआ है, मतलब उसने जो है आई थिंक 12 आवर्स तक कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो फिर उसका 126, फिर भी 126 से ज़्यादा है। और तीसरा है कि हमने उसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट दिया, मतलब उसको हम ओरल ग्लूकोज देते हैं बाहर से और फिर चेक करते हैं सीरम लेवल 2 घंटे बाद, ठीक है। ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को, 2 घंटे बाद उसके सीरम में ग्लूकोज चेक करते हैं तो वो 200 से ज़्यादा होता है। तो रैंडम और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इन दोनों में 200 से ज़्यादा होगा, ये याद कर लिया। तीसरा वैसे ही याद हो जाता है 126, ठीक है। फास्टिंग। ट्रीटमेंट में क्या होगा कि हम पेशेंट को सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करते होते हैं वो ये कहते हैं, अपना ज़रा वेट रिड्यूस करो, डाइट करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। फिर हम जो है ड्रग थेरेपी दे सकते हैं टू काउंटर द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें आपको पता होगा घर में खाते होते हैं ग्लूकोफेज, मेटफॉर्मिन, ठीक है, तो खाते होते हैं। और सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। एक्सोजनस इंसुलिन आफ्टर एग्जॉशन ऑफ द बीटा सेल्स, ठीक है। जब बीटा सेल्स, मतलब शुरू में हम इंसुलिन नहीं देते होते इसमें डायबिटीज़ में, क्योंकि इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं करी, उसका रिसेप्टर ख़राब है, तो उसके रिसेप्टर को ठीक करने के लिए भी हम ओबेसिटी को कम करवाते हैं और सल्फोन यूरियाज देते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं ताकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को थोड़ा सा कम करें, ठीक है। लेकिन जब इंसुलिन बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, फिर हम बाहर से इंसुलिन देते हैं लेटर स्टेजेस में। शुरू में हम एग्जॉजनस इंसुलिन के देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर रिस्क ऑफ हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, ठीक है। अब इसमें क्या है, उसमें क्या था, टाइप 1 डायबिटीज़ में कीटोएसिडोसिस थी, कीटोटिक कोमा था, पेशेंट के कोमा भी जा रहा था लेकिन कीटोएसिडोसिस की वजह से जा रहा था, उसकी बॉडी में कीटोन एसिड ज़्यादा हो गए थे, कीटोन जो है वो ज़्यादा हो गए थे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था, हाइपरक्लीमिया हो रहा था, ठीक है। और उसमें उसकी वजह से पेशेंट कोमा में जा रहा था, नोजिया वॉमिटिंग के साथ जा रहा था और उसे जो है वो उस तरह के चेंजेस आ रहे थे बॉडी में, ठीक है। कॉस्मॉल ब्रीदिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन कीटोएसिडोसिस कोमा हो रहा है, कैसे, ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से। हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा, हाई ग्लूकोज लीड्स टू लाइफ थ्रेटनिंग डायोरेसिस, बहुत ज़्यादा यूरिन, हाइपोटेंशन एंड कोमा, ठीक है। उसकी बॉडी से सारा पानी निकल जाएगा, उसकी बॉडी में हाइपोटेंशन हो जाएगी, उसकी वजह से वो कोमा में चला जाएगा, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में वो कीटोएसिडोसिस की वजह से कोमा में जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वो ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, जब हाइपोटेंशन हो जाती है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, डायरेसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर कोमा में जाता है,
और यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल चेक करिए ज़रा, 500 से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। वैसे हमने कहा है 200, रैंडम ग्लूकोज 200 से ज़्यादा है, और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस के बाद 200 से ज़्यादा है, फास्टिंग ग्लूकोज 126 से ज़्यादा है, फिर जो है वो उसको हम कहेंगे डायबिटीज़ है, लेकिन यहाँ पे 500 से ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट इज़ एक्चुअली द हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। हाइपरओस्मोलर मीन्स पानी कम है और सोल्यूट ज़्यादा है, नॉन कीटोटिक कीटोन्स नहीं है, कोमा में गया हुआ पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। कीटोन्स आर एब्सेंट ड्यू टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सर्कुलेटिंग इंसुलिन, ठीक है। कुछ ना कुछ इंसुलिन तो है ना, उसमें तो इंसुलिन नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे इंसुलिन है, थोड़ी बहुत तो है, ठीक है। तो इस वजह से कीटोन एसिड्स नहीं बनाती हमारी बॉडी, जो है वो फैट सेल्स नहीं टूटते उस तरह से, और जो है वो लिवर नहीं बनाता फिर उसको फ्री फैटी एसिड्स को कीटोन्स में, ठीक हो गया। फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज डायबिटीज़ के क्या होते हैं, कि इसमें क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारी वेजल्स हैं, ठीक है, इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ऐसे करके, ठीक है। और उनके ऊपर क्या है पता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स होती हैं, ये ग्रीन कलर की प्रोटीन्स बना देती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, इंजाइम्स के बगैर, इंजाइम्स नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लूकोज प्रोटीन्स के साथ आके बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के साथ आके लग जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, ठीक है। आपको पता है जब भी एंडोथेलियल डैमेज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटिक्स की डेथ का कॉज कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से। अगर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, छोटी छोटी वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ अगर हो जाए तो एम्पुटेशंस होना शुरू हो जाती है ना, देखी होंगी आपने डायबिटीज़ के लोग। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ होती है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं, जो हमारी सेल्स होते हैं उनको नहीं जाती, क्या नाम है, उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाती, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है वहाँ पे सेल्स की, और हमें उनकी टांगें उतारनी पड़ती हैं, एम्पुटेशंस, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, लीडिंग कॉज ऑफ नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशंस, ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा। दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। और अगर यही हमारे आर्टेरियोल्स की हो जाए तो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होता है, हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है। आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस जो होता है ना, आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस छोटी ब्लड वेसल्स की होती है, हमने वेसल्स के चैप्टर में देखा था। तो जब उनकी जो है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन होगी तो हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगी, जिसमें हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, ठीक है, हाइलीन डेपोजिशन की तरह हो जाती है। और अगर रीनल आर्टेरियोल्स में इस तरह हो जाए, अगर इस तरह से रीनल आर्टेरियोल्स में इस तरह से नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हो तो क्या होगा, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होगी, किडनी जो है उनकी स्कारिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इफरेंट आर्टेरियोल्स इन्वॉल्व होती हैं तो ग्लोमेरुलर जो है वो हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होगी, माइक्रो एल्ब्यूमिन जो है वो कम हो जाएगा, दैट इवेंचुअली प्रोग्रेसेस टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, किमल स्टील विल्सन नोड्यूल्स मिलते हैं ग्लोमेरुलाई में। अच्छा होता क्या है, देखें हमारी किडनी है ना, तो उसमें इस तरह से ग्लोमेरुलाई पड़े हुए हैं ना, तो जब हमारी वो कहते हैं कि अगर तो हमारी जो है वो रीनल आर्टेरियोल्स, एक होती है ना एफरेंट आर्टेरियोल, एक इफरेंट होती है, अगर तो एफरेंट में प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि एफरेंट ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, जो ब्लड सप्लाई लेके आ रही है अगर वो ख़राब हो जाती है, वो बंद हो जाती है, तो किडनी की जो है वो ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, किडनी में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारी इफरेंट आर्टेरियोल में डैमेज हो जाता है, ठीक है, अब हमने इफरेंट आर्टेरियोल में डैमेज करना है, इफरेंट आर्टेरियोल में डैमेज करना है, ठीक है। तो इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड सप्लाई तो आ रहा है लेकिन अब आगे नहीं जा रहा, सारा पीछे जमा होता जा रहा है, पीछे जमा होता जाएगा तो क्या होगा, GFR ज़्यादा हो जाएगा। तो अब किडनी में जो इंजरी होगी, हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होगी, जिसमें एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो किडनी की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो ख़राब हो गई हैं, ठीक है, जो बैरियर है ख़राब हो गया, किडनी का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो अब एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा और ऐसे ऐसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा, और जिसमें क्या होगा कि हमें ये किमल स्टील विल्सन नोड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर तो हमारी ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हीमोग्लोबिन की होती है, कि ग्लूकोज हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, ग्लूकोज अगर इसके साथ नॉन एंजाइमेटिकली जमा हो जाए तो ये हमें नज़र आता है। ये आपको HbA1c का लेवल पता है ना, ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन होती है, इसी वजह से होती है,
कि ये हमें बताती है कि ग्लूकोज ज़्यादा हुआ है ब्लड में। 3 मंथ्स हम चेक करते हैं इसको, 3 मंथ्स के अंदर। ऑस्मोटिक डैमेज, कि अब क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो हमारे श्वान सेल्स में चला जाएगा। आपको पता है ना, हमारी न्यूरोपैथी भी करवाती है श्वान सेल्स, जो कि माइलिन से बने होते हैं, पैरासाइट्स ऑफ द रेटिनल ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमारी जो रेटिना की ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी पैरासाइट्स में चला जाता है ग्लूकोज, और लेंस के अंदर चला जाता है। तो क्या होगा, न्यूरोपैथी होगी, रेटिनोपैथी होगी, और कैटरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये होगा ना। कैटरेक्ट कैसे होता है कि जो ग्लूकोज होता है जब हमारे लेंस में जाता है तो उसको एल्डोज रिडक्टेज जो होता है वो सॉर्बिटोल में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डैमेज होता है, लीड्स टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इम्पोटेंसी, ठीक है, और ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट्स। ठीक है, डायबिटीज़ इज अ लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, कैटरेक्ट्स की वजह से। ठीक है, फिर पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म्स, कि अगर वहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का ट्यूमर्स बन जाए, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 5% पैंक्रियाटिक न्यूप्लाज्म्स होते हैं, ज़्यादातर MEN 1 के कॉम्पोनेंट होते हैं। MEN 2 में हमने देखा था क्या क्या था, मेडुलरी कार्सिनोमा था, याद है आपको, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड, और क्या था हमारा जो है वो पैराथायरॉयड एडिनोमा था, और उसमें क्या था, और हमारे पास था वो वाला जो था ना फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, अच्छा, तो MEN 1 में क्या है, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया है, पिट्यूटरी एडिनोमास है। ठीक है, इसमें पैराथायरॉयड है, ठीक है, और पिट्यूटरी एडिनोमास है। ठीक है, MEN 1 के अंदर। उसके बाद इंसुलिनोमास, अब जब हमारे हाइलाइट्स ऑफ लैंगरहैंस बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगे, इंसुलिनोमास हो जाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, मेंटल स्टेटस चेंजेस आएंगी। ठीक है, कब ठीक होगी, जब ग्लूकोज हम देंगे, ग्लूकोज देंगे तो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, डायग्नोज्ड बाय, कैसे हम डायग्नोज करेंगे, 4 सीरम ग्लूकोज लेवल्स 50 से भी कम हुए होंगे, इंसुलिन ज़्यादा हुई होगी, और जो हमारा होगा सी पेप्टाइड वो भी ज़्यादा होगा। सी पेप्टाइड इंसुलिन के साथ ही रिलीज़ हो रहा होता है, तो सी पेप्टाइड इंक्रीज़ होगा तो इंसुलिन भी रिलीज़ होगी, इंसुलिन भी ज़्यादा होगी, सी पेप्टाइड ज़्यादा होगा तो। ठीक है, गैस्ट्रिनोमास, फिर गैस्ट्रिनोमास होते हैं, ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट पेप्टिक अल्सर्स, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, अल्सर्स में भी मल्टीपल एंड मे एक्सटेंड इनटू जेजुनम। ठीक है, गैस्ट्रिनोमास जो है ना, गैस्ट्रिनोमास ये आपके होते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम्स। ठीक है, ये ऐसा होता है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम पेप्टिक अल्सर होता है, हम ट्रीटमेंट करते हैं कोई भी नहीं ठीक हो रहा होता। गैस्ट्रिनोमास, अल्सर्स में भी मल्टीपल एंड मे एक्सटेंड इनटू जेजुनम। तो गैस्ट्रिनोमास एक्चुअली होते हैं जी सेल्स के। ठीक है, यहाँ से देख लें, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में देखें क्या होता है कि जो नॉन बीटा आइलेट सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करवाते हैं, गैस्ट्रिनोमास हो जाते हैं। गैस्ट्रिन क्या करता है, हमारे पेराइटल सेल जो स्टमक के होते हैं वहाँ से HCl को रिलीज़ करवाता है। HCl जब ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे स्टमक में अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है ड्यू टू द इंक्रीज गैस्ट्रिन, इंक्रीज HCl एंड अल्सर फॉर्मेशन। तो ये एक्चुअली होता है गैस्ट्रिनोमास में। तो अल्सर जो है मल्टीपल हो सकते हैं और जेजुनम तक जा सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में 3 चीज़ें होती हैं, ट्यूमर्स होते हैं पेंक्रियास के, ठीक है, जो कि हमने देखे हैं, गैस्ट्रिनोमास बन जाते हैं, फिर गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रीशन हो जाती है, और पेप्टिक अल्सर HCl की ज़्यादा होने की वजह से हो जाते हैं। दिस इज़ अगेन दैट। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके किमल, स्टीन, विल्सन और ड्यूल्स होते हैं, जो कि एक्चुअली आपको किस में मिलते हैं, नेफ्रोपैथी में, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। ठीक है, और ये एक्चुअली दिखाया हुआ है कि इंसुलिनोमास हुए हैं, इंसुलिन बीटा सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे जिन्होंने इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा फिर। ठीक है, एमाइलॉइड डिपोजिशन होती है इसमें। और फिर ये मैंने आपको दिखाना था कि पेंक्रियास की 2 तरह के होते हैं, एक हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज़ होते हैं ये चारों, और एंजाइम्स होते हैं जो ये 3 होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये होते हैं अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस एंड लाइपेसेस। अब होगा क्या कि जिनको सोमेटोस्टेटिन नोमास होंगे ना, सोमेटोस्टेटिन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सोमेटोस्टेटिन जो होगा वो क्या करेगा कि गैस्ट्रिन को भी इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जो गैस्ट्रिन यहाँ पे था, गैस्ट्रिन, ठीक है, ये भी गैस्ट्रिन भी इनहिबिट हो जाएगा सोमेटोस्टेटिन की वजह से। ठीक है, गैस्ट्रिन इनहिबिट हो जाएगा किसमें, सोमेटोस्टेटिनोमास में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर HCl कम हो जाएगा, क्लोरहाइड्रिया हो जाएगा। ठीक है, उसके स्टमक में एसिड कम हो जाएगा, कोलीलिथिएसिस हो जाएगी। क्यों,
क्योंकि ये जो होता है जो हमारे होता है सोमैटोस्टेटिन, ये कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर जो होता है उसकी कंट्रैक्शन कम होगी तो वहाँ पे स्टोन्स फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएंगे। और ये क्या करता है, जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं उन सबको ख़त्म कर देता है सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट का जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलीसिस्टिकाइनिन होती है, वो भी इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से फैट डाइजेशन नहीं होती पेशेंट की, स्टीटोरिया हो जाता है। फिर वाइपोमास होते हैं, वाइपोमास जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो जैसे बता देती हूँ कि वाइपोमास में क्या होता है, एक्चुअली हाइपर सिक्रीशन होती है वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड की, ठीक है। और वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड की हाइपर सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटरी डायरिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वाटरी डायरिया स्टार्ट हो जाता है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है, एक्लर हाइड्रिया हो जाता है, ठीक है। और जो है इसमें ये होगा कि इसमें देखें ज़रा आपके जितने भी वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड क्या कर रहा है, जितने भी आपके ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं, कैल्सिटोनिन है, गैस्ट्रिन है, न्यूरोटेंसिन है, ये सारे आपके क्या हो रहे हैं एक्चुअली इसमें हो रहे हैं सोमैटोस्टेटिन, देखें कितना ज़्यादा हो रहा है। तो उस वजह से भी ये वाइपोमास में क्या होता है कि एक्लोहाइड्रिया हो जाता है, क्योंकि गैस्ट्रिनोमा जो है गैस्ट्रिन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोकैलेमिया हो जाएगी और वाटरी डायरिया हो जाएगा, ठीक हो गया।